बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नेस्टेड लूप थ्री के ऊपर जो हमने लेक्चर किया था, आज उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टास्क थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, लेकिन मे बी कुछ लोग एक दो टास्क पे फंसे हों, और या ये कि उन्होंने कर लिया हो और दो नंबरी लगाते हुए उसको चैट जीपीटी वगैरह से कर लिया हो। लेकिन बेहतर ये है कि आपको मैं एक जो है वो सल्यूशन इसका दे दूं, क्योंकि उसमें अक्सर ये भी मैंने देखा है कि चैट जीपीटी जो है ना, उसको जब तक आप प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह ना बताएं, वो अपना एक सल्यूशन दे देता है, जो कि किसी हद तक वैलिड भी होता है, लेकिन वो इनवैलिड भी होता है इस केस में कि ये अभी तक हम अरे या लिस्ट नहीं यूज कर रहे। तो वो अक्सर सोल्यूशन जो है वो रे या लिस्ट के साथ दे देता है, जो कि आपने सीखना है कि कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसलिए जो है वो अगर आप खुद ट्राई करते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल सोल्यूशन देखें आगे बढ़ने के लिए। ये आपके पास हैकररैंक का टास्क था, जिसके अंदर ये 5 प्रॉब्लम थे: नंबर ट्रायंगल, नंबर डिवाइजर, सम ऑफ फैक्टोरियल्स, kth प्राइम, टू एंड प्राइम इंडेक्स। तो पहला टास्क जो है नंबर ट्रायंगल टू, इसके अगर हम जो है वो आउटपुट फॉर्मेट में चले जाएं, तो आपके पास जो है वो एक पैटर्न है जिसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात ये कि पैटर्न नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, एक ट्रायंगल सी फॉर्म कर रहा है। दूसरी बात ये है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे स्पेसेस जो हैं वो कम हो रही हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज जो इनपुट है उससे एक ज्यादा है, क्योंकि जीरो से शुरू होके वहां तक जा रहा है, तो वो एक ज्यादा है। ठीक है। स्पेसेस जो है वो आखिरी लाइन में जो है वो कम है, तो उससे पीछे जो है वो ज्यादा होती जा रही हैं। ऊपर अगर हम नीचे से ऊपर की बात करें, तो जो पहली लाइन होगी उसमें जितना नंबर है कम से कम उतनी स्पेसेस होंगी। फिर उसके बाद स्पेसेस लेफ्ट साइड पे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज आती है, उसमें आपके पास नंबर से हम शुरू करके जीरो तक जाते हैं और फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। तो ये तीन चार चीजें इसमें हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इनपुट ले ली और स्पेस काउंट आपने एन रख लिया, क्योंकि वो कम होते जाना है। ठीक है। और लूप लगा लिया हमने एन प्लस वन के लिए। ठीक है। एन प्लस वन के लिए, क्योंकि मैंने ये कहा था ना कि आपके पास एक ज्यादा के लिए लूप रोज जो है वो एक ज्यादा है, तो जीरो से शुरू होकर एन तक वो वन प्लस हो जाएगा। स्पेस काउंट के मुताबिक आपने स्ट्रिंग में स्पेसेस डाल ली। फिर आपने स्पेस काउंट को एक डिक्रीमेंट कर दिया। ये आप नीचे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर दिया, चले काम साथ साथ खत्म हो जाए, ये भी अच्छा है। फिर आपने एक अगला लूप लिया जिसमें आप आई से शुरू करके पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। पहले स्टेप में आई जीरो है। ठीक है। और माइनस वन तक जाना है, यानी कम से कम एक दफा चलेगा जीरो के लिए। वन होगा तो वन और जीरो के लिए चलेगा, टू होगा तो वन जीरो के लिए, और माइनस वन स्टेप है, जो कि हमें पता है रेंज के अंदर जब भी पीछे की तरफ जाना होता है, बैकवर्ड जाना होता है, तो माइनस वन स्टेप देना जरूरी होता है। ठीक है। सो इसको कंकैटिनेट करते जाएंगे एस के अंदर। स्पेस कोई नहीं है बीच में। ठीक है। तो सिंपली उसके अंदर एस टी आर जे को कंकैटिनेट करते जाएंगे। उसके बाद जो है वो ये लूप रुकेगा जीरो पे, यानी पहली दफा जीरो से शुरू होकर जीरो पे, दूसरी दफा वन से जीरो पे, तीसरी दफा टू से जीरो पे। अब उसके बाद आगे की तरफ जाना है, उसके लिए एक और लूप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपकी तस्हीह करता चलूं कि स्टूडेंट्स यहीं पे ही मार खाते हैं कि वो सोचते हैं कि पहली लाइन में एक ही लूप है। वो लूप दोनों ही है, चलेगा एक ही। वो कैसे, ये जरा समझ ले बात। जब मैंने ये लिखा ना, फॉर जे इन रेंज वन कोमा आई प्लस वन, वन कोमा आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू स्टार्ट में क्या है? जीरो। जीरो प्लस वन इज वन। सो वन कोमा वन, इसका मतलब लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप चलने के लिए रेंज के अंदर डिफरेंस होना चाहिए कम से कम एक का। जैसे कि ऊपर वाले लूप में अगर हम देखें, फॉर जे इन रेंज आई कोमा माइनस वन, तो आई जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो और माइनस वन के दरमियान फासला है एक का। जबकि वन कोमा वन में कोई फासला ही नहीं होगा, तो पहली दफा ये लूप चलेगा नहीं। लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दफा ये लूप चलता जाएगा और इसी तरह ही नंबर्स जनरेट करेगा, वो कंकैटिनेट करते जाएंगे। और अब आपके पास पूरी लाइन हो गई है, स्पेसेस भी आ गई फॉरवर्ड से।
बैकवर्ड भी आ गया, बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी आ गया, और अब यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे इसको, और ये लूप में है, तो अगली दफा अगली लाइन, अगली दफा अगली लाइन, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो छोटा सा कोड है पाइथन के अंदर, खास तौर पे जो लाइन मैंने बाहर वाले लूप में दूसरी लाइन लिखी है ना, एस इज इक्वल टू स्पेस इंटू स्पेस काउंट, ये भी एक लूप था। तो अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में लिख रहे होते तो 2 लाइनें शायद ये भी आ जाती। ठीक है, बहरहाल फिर भी बहुत मुश्किल कोड नहीं था होना, लेकिन ये अभी भी अब तो और आसान कोड है। Task 2 है number divisors. Read N1 and N2 and print divisors of all numbers. For example, the divisors of 6 are 1, 2, 3, 6. So input forward में 2 नंबर दिए हैं आपने, पहले नंबर से लेके दूसरे नंबर तक जितने भी इंटीजर्स आते जाएंगे उन सब के डिवाइजर्स जो है वो प्रिंट करने हैं 1 से लेके ऑनवर्ड। ठीक है, तो अंदर वाले लूप में डिवाइजर्स प्रिंट करेंगे, बाहर वाले लूप में उसको चलाई जाएंगे, और बाहर वाले लूप में नंबर और कॉलन कंकैटिनेट कर लेंगे, अंदर वाले लूप में जितने डिवाइजर्स हैं उनको कंकैटिनेट कर देंगे। आसान सवाल था ये वैसे। खैर n1 n2 रीड किया, उसके बाद लूप लगा लिया n1 से n2+1 तक के लिए। ठीक है, फिर आपके पास स्ट्रिंग में जैसे मैंने कहा कि आई और कॉलन को कंकैटिनेट कर लिया और स्पेस को भी, और उसके बाद ये लूप लगा लिया 1, i का, कि 1 से लेके i तक जो है वो जितने भी j आएंगे उनसे चेक करते जाएंगे i को। इफ i mod j इक्वल इक्वल 0 तो उसको कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है, बाहर आके हमने s प्लस एस टी आर आई किया है, यानी वो जो आखिरी नंबर है जिस पे लूप रोका है आई पे, वो तो अपना डिवाइजर है ही है, उसको कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, अगर अंदर लूप अंदर करना होता तो ये लूप चलाते i+1 तक के लिए, वो भी ठीक हो जाना था, वो भी कर सकते थे। दोनों इसके सोल्यूशन ठीक थे। ठीक है, तो आसान था, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी। टास्क 3 है सम ऑफ फैक्टोरियल्स 3। रीड n1 and n2 and find sum of factorials from n1 to n2 both inclusive. The factorial of a number n is this. ठीक है, सो अगर आप इस इनपुट फॉर्मेट को देखें तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 24 और प्लस 6 30, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 120 प्लस 130 50। तो आपने जो है वो फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करनी है और उसको सम में ऐड कर देना है। ठीक है, तो n1 नंबर रीड किया, n2 नंबर रीड किया, फिर उसी तरह सम में ले लिया आपने 0, और n1 से n2+1 के लिए लूप चलाया। अंदर आके आपने फैक्टोरियल को इनिशियलाइज करना है 1 से। ये बात हमेशा याद रखनी है कि प्रोडक्ट जब भी लेनी है तो 1 से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि 1 क्या होता है, 1 होता है जी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये पढ़ते सब हैं लेकिन भूल जाते हैं। 0 होती है सम की आइडेंटिटी और 1 होता है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। तो 1 से इनिशियलाइज करना है, और फिर j इन रेंज 2, i+1। ठीक है, 1 से भी शुरू कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से शुरू करने में भी कोई हर्ज नहीं, क्यों, ठीक है, एक स्किप कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई जे, ये टिपिकल फैक्टोरियल फाइंड करने का कोड है। जब फैक्टोरियल आ जाएगा तो उसको सम में ऐड करते जाना है, जब ये सारा सम हो जाएगा तो फिर उसको प्रिंट कर लेंगे। ये आसान था। Task 4, read n and print kth prime. For example, 11 is fifth prime. पहला प्राइम है 2, दूसरा प्राइम है 3, तीसरा प्राइम है 5, चौथा प्राइम है 7, और पांचवा प्राइम है 11। बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर्स हैं। तो आपने जो है वो केथ प्राइम फाइंड करना है, यानी आप प्राइम फाइंड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या वो केथ आया है कि नहीं आया, काउंट करते जाएंगे। जब केथ आ जाएगा तो उसको प्रिंट कर देंगे। के रीड किया, आई को 2 से शुरू किया, ठीक है, काउंटर 0 लिया, और वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल के, प्राइम इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये प्राइम का आपको मैंने कोड बताया था कि प्राइम के लिए एक फ्लैग ले लें जिसको ट्रू से इनिशियलाइज कर लें और अंदर चेक करके उसको फॉल्स कर लें अगर प्राइम नहीं है। ठीक है, यानी आपने ज्यूम किया कि नंबर प्राइम है, और अगर वो प्राइम नहीं निकलता तो उसको नॉट प्राइम कर देंगे। ठीक है, तो चेक करना है आपने 2 से लेके i/2 तक।
इफ आई मॉड जे इक्वल टू 0 तो प्राइम इक्वल टू फॉल्स कर दें और ब्रेक कर दें, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये लूप पूरा हो गया और वो प्राइम रहा, तो आपने क्या करना है, प्राइम काउंट में एक एडिशन कर देनी है, ठीक है। प्राइम काउंट में एडिशन करने के बाद जो है वो, अभी अगर प्राइम था या आपके मतलूबा प्राइम नहीं आए, तो आपने अगला भी चेक करना है, तो आई में इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है जी। इसके बाद आके आपने जब ये सारा लूप टर्मिनेट हो गया, तो ये प्राइम वाइल के नीचे की स्टेटमेंट है, ये चूंकि जगह यहाँ कम थी तो मैं इसको ऊपर ले गया हूँ, ये वाइल के नीचे की स्टेटमेंट है। जब आपका वाइल का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कब टर्मिनेट हो जाएगा, जब पीसी आपके पास इक्वल टू ग्रेटर के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया प्रिंट i-1, ये i-1 मैंने क्यों प्रिंट किया, क्योंकि आपके पास लूप तो आके रुका है वाइल पे, जबकि i प्लस हो गया हुआ था 1, तो इसलिए i-1 कर दिया। इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम यहाँ पे एक और चेक लगा लेते कि इफ, यहीं पे ही रोक देते उसको कि इफ पीसी इज ग्रेटर देन के तो ब्रेक कर जाए, तो फिर वहीं से ब्रेक ब्रेक कर जाता, फिर यहाँ पे वाइल ट्रू लिख देते। तो ये दोनों तरीके पॉसिबल थे, ठीक है। ये जब ड्राई रन करते हैं या आप टेस्ट रन करते हैं, ठीक है, हैकर रैंक में मैंने कहा ना कि टेस्ट रन कर लिए, तो फिर आपको पता चल जाता है कि पहली इनपुट के लिए भी यही मसला है, दूसरी के लिए भी यही मसला है, तो फिर आप उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ट्यूनिंग कर लेते हैं, ठीक है। टास्क 5 इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। कहता है रीड प्राइम नंबर एंड फाइंड इंडेक्स ऑफ प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल 11 हैज इंडेक्स 5। तो रिवर्स था, जो पिछला केथ प्राइम था, अब आपको प्राइम दे दिया, उसका के फाइंड करना है। तो अब आप क्या करते रहेंगे, आप जो है वो फाइंड करते जाएंगे प्राइम और उनका काउंट लेते जाएंगे। जब आपका मतलूबा प्राइम नंबर आएगा, तो वो काउंट जो है वो आपका जहाँ पे पहुंचा होगा वो आपने प्रिंट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह i2 pc इक्वल टू 0 वाइल i इज लेस देन p, यानी जो नंबर है वो आपने प्राइम तक ही लेके जाना है, वहां पे रोकना है। प्राइम को ट्रू किया, अब उसी तरह ही रेंज लगाई, चेक किया, ठीक है। अगर आपके पास प्राइम आ गया तो उसमें क्या करना है, पीसी में इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज को इग्नोर करना है, लेकिन आपने आई में इंक्रीमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। और जब ये लूप फिर अगेन वही बात है कि रुक जाएगा, तो वहां पे आपने दो चीजें की हैं। एक चीज ये किया है कि अगर प्राइम 2 था तो पीसी 1 कर दिया, ये इसी को कहते हैं बाउंड्री केस। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको बाउंड्री केसेस लगाने पड़ते हैं, यानी जो आपका एल्गोरिदम है वो वैसे बेहतरीन चल रहा होता है, लेकिन वो बाउंड्री केसेस के लिए जो है ना वो काम नहीं कर रहा होता, तो वहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन पुट करनी पड़ जाती है, कभी वो लूप से पहले, कभी वो लूप के बाद। यानी ये मैं कंडीशन पहले भी लगा सकता था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर आपके पास P2 है तो वैसे ही मैं प्रोग्राम को प्रिंट करवा के PC1 और रिटर्न कर देता। ये पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंट पीसी, ठीक है, कि वो कौन सा काउंट था वो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे टास्क हो गए। उम्मीद है आपको बात समझ भी आई होगी और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा कि मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये करने वाला काम जो है, इसमें बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको इसको वीडियो को बंद करें, ठीक है, पॉज कर दें, ठीक है, और टास्क करें, ठीक है। जहां पे आपकी गलती आ रही हो ना कि नहीं हो रहा, तो वहां पे आगे सोल्यूशन देखें और फिर दोबारा जाएं उधर करें। इस एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको जो है वो माइंड सेट में स्ट्रक्चर्स, जो मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आपके प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो बनाने बहुत जरूरी हैं। वो सोल्यूशन देखने से स्ट्रक्चर नहीं बनते। जो प्रॉब्लम है ना, जो स्टूडेंट समझते नहीं है, वो यही करते हैं कि जी सोल्यूशन देख लिए देख लिए देख लिए। दिस इज जस्ट लाइक ना, आप ऐसे पढ़ना शुरू कर दें, आप ऐसे पढ़ना शुरू कर दें, लिखे ना, तो आप वही ऐसे प्रोड्यूस कर सकेंगे मैक्सिमम जो ऐसे आपने पढ़े हैं। आपको ऐसे लिखना तभी आएगा जब आप खुद भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही प्रोग्रामिंग आपको तभी आएगी जब आप खुद प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है वैसे बहुत ज़्यादा कि आप जो है वो खुद से नई प्रॉब्लम को पढ़ के उसको करना सीखें, तो उसके लिए आपके लिए खुद कोडिंग करना ज़रूरी है। उम्मीद है जो है वो आपको बातें समझ आई होंगी और आप इस पे अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।